नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष बरेली रेंज के एक ज़िले की एक घटना लेकर आया हूँ। इसके पहले जैसे मैंने कल कमेंट्स के लिए बताया था, कुछ लोग जिन्होंने ये कमेंट किया था कि साहब ये सब इलीगल रिलेशन ये सब बंद करिए, और कोई एनकाउंटर की स्टोरी सुनाया करिए। उसके लिए मैंने बताया था, और कल बहुत से हमारे मित्रों ने, बहुत से हमारे दोस्तों ने, बहुत से हमारे शुभचिंतकों ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, और सबकी अपनी अपनी पसंद है, हो सकता है किसी को ये पसंद ना आ रहा हो। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आपने देखा होगा कि इस बीच में जो 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 स्टोरीज़ आई हैं वो सच में इस तरह से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, छोटे बच्चों का मर्डर, तंत्र मंत्र और जर जोरू ज़मीन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और ख़ासकर महिला से अवैध संबंध हों और विवाहेतर संबंधों से जो घटनाएं हुई हैं वो ही मैंने आपको बताई हैं। घटनाओं में मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, जो जिस तरह से घटनाएं हुई वो बताई हैं। आज ही जैसे मैं फिर शाहजहांपुर गया था, देर से आया। शाहजहांपुर में भी इस तरह की दो घटनाएं हुई हैं। एक बहुत ही यंग बच्ची बीए पार्ट 2 की, और वो उसको जलाया गया और वो निर्वस्त्र होकर हाईवे पर आ गई। उसमें उसकी तबीयत बहुत सीरियस है और इस समय श्यामाचरण मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिटेड है। दूसरी घटना 4 साल और 8 साल की दो बच्चियों के साथ हुई, जिसमें उस नर पिशाच ने बहुत ही ख़राब बच्चियों के साथ व्यवहार किया और उन्हें फिर मार दिया इतना ज़्यादा कि छोटी वाली की मृत्यु हो गई और बड़ी वाली ज़िंदगी मौत से यहीं SRMS हॉस्पिटल बरेली में जूझ रही है। पीलीभीत में ये सुविधा नहीं थी कि बच्चों से संबंधित कठिनाइयों के का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, वो यहाँ बरेली में लाकर किया है। आज दोनों बच्चियों से संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। ये मैं बाद में किसी समय पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैंने कभी घटनाओं के साथ भेदभाव नहीं किया। इस तरह की घटनाएं ही हो रही हैं और ये सामाजिक घटनाएं हैं। ठीक है, लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, लोग इसे बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की गोलियों से अगर हत्या हो जाती है, शरेआम हो जाती है, तो घटना जगह के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होने लगी है और लोगों को भी जगह के हिसाब से कि कहाँ पर ये घटना हुई है उस घटना को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताते हैं। जबकि ये सोशल क्राइम है, किसी छोटी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार पड़ोस के किसी आदमी ने कर दिया हो तो डर जाता है आदमी, और हर आदमी फिर बच्चों की विशेष केयर करने लगता है। और इस तरह की बहुत ढेर सारी घटनाएं मेरे सामने आई थी। इसीलिए मैंने आज एक दूसरी घटना के बारे में जिक्र किया। घटना इस तरह से थी कि मैंने 9 जनवरी 2019 को यहाँ DIG रेंज बरेली ज्वाइन किया था। आते ही ये पता लगा कि 7 जनवरी 2019 को बैनीपुर गांव, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत में परिवार के 5 व्यक्तियों की एक साथ हत्या हुई थी। घटना गंभीर थी। ज्वाइन करते ही मैं पीलीभीत गया। वहाँ ये पता लगा कि 8 तारीख की सुबह नरेश वर्मा सन ऑफ बेगराज, उन्होंने सुबह सुबह थाने पर आकर सूचना दी कि कल रात 7:20 से 7:30 के बीच में आने वाली ट्रेन से कोई 2 लोग मेरे घर आए थे। वो कौन लोग थे कोई बता नहीं पा रहा है, और फिर ऐसा आभास होता है कि वो 9 बजे के आसपास घर से चले गए। और सुबह पड़ोसियों ने, सुबह जैसे पूजा के फूल देने वाला कोई आता है, लोग जो सुबह उसमें नित्य कर्म के लिए कभी कभी बाहर निकलते हैं, कुछ हमउम्र लोग आवाज़ लगाते हैं वहाँ से टहलने जाने के लिए। तो सुबह सुबह लोगों ने नोटिस किया कि भीतर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, और फिर जब खोल कर देखा गया तो वो 5 सदस्य जिन्होंने सूचना दी थी, नरेश वर्मा, उनके पिताजी बेगराज, उनकी माँ रामवती और उनकी बहन गायत्री
भाभी ममता देवी और भाई नेमचंद्र स्वयं सब अपने अपने कमरों में मृत पाए गए। खैर बड़ी घटना थी, फ़ौरन यहाँ से लेके लखनऊ तक अपने डिपार्टमेंट में सब जगह इस घटना को सूचित किया गया। एसपी और एडिशनल एसपी और सारे सीओ सारी फोर्स वहाँ पर पहुँची। सब परेशान थे कि कैसे ये हुआ है। थाने पर सूचना देते समय नरेश वर्मा ने ये भी बताया था कि साहब हमारे यहाँ सब लोग घर में शाम को यानी सोते समय चाय पीते हैं, वो दूध पीते हैं, सबके गिलास मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर 5 के बजाय 7 गिलास हैं और सभी में दूध है। बाकी ये 2 लोग कौन थे, हमको ये परेशानी हो रही है कि ऐसा नहीं हो कोई हमारे यहाँ मिलने वाला हमारा रिश्तेदार आया हो और उसके साथ भी हादसा हो गया हो, इसलिए आप तुरंत चलें। पुलिस जब मौके पे आई तो उसे 7 गिलास और उसमें जो कभी कभी थोड़ा 10, 12, 15 बूंद नीचे बच जाता है और कभी कभी दीवारों पर ही सिर्फ चिपका होता है, सब अलग अलग जो जिस कक्ष में मिले उसमें अलग अलग उनको लिया, सील किया और उसके कंटेंट को फॉरेंसिक्स वालों को उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करके उसका सैंपल इन लोगों ने भर लिया। इस सूचना पर थाना जहानाबाद में फ़ौरन नरेश वर्मा जी की तरफ से एफआईआर लिख ली गई। क्राइम नंबर 141/2019, धाराएं लगाई गईं 302, 328, 392, 411, 420 और 120B आईपीसी। सभी अलग अलग उसकी धाराएं हैं। इसमें हत्या, जहर दे के मारना, डकैती और जालसाजी, ये सब मिला के जो भी उन्होंने कंटेंट दिया होगा उन सब पर ये धाराएं बनती हैं, तो ये पंजीकृत किया गया। मैंने बताया कि मैं वहाँ पहुँच गया जब, तो देखा कि पूरे गांव में, बड़ा गांव है वो बेनीपुर, और पूरे गांव में एकदम अजीब सा सन्नाटा है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा है। आदमी बहुत थे लेकिन बिल्कुल कोई जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है उस तरह होता है। हम लोग गए भीतर, मेरे साथ एसपी भी थे, एडिशनल एसपी भी थे। चूँकि वो लोग 2 बार मौका वारदात को विज़िट कर चुके थे इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने अलग अलग कमरे में दिखाया। वो उस समय अपने साथ फॉरेंसिक्स के भी लोगों को ले गए थे। फॉरेंसिक टीम जब आती है तो पहले तो सारे एंगल से घटना स्थल के फ़ोटोग्राफ लेती है, फिर उसका कंप्लीट वीडियो बनाती है जितने भी घटना स्थल हैं उनका, और फिर उनको क्राइम नंबर के आधार पर एक जगह पेन ड्राइव और हार्ड कॉपी फ़ोटोग्राफ के साथ रख देती है कि भविष्य में कभी किसी विवेचक को आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसे दे देंगे। फॉरेंसिक्स के लोगों ने एक एक करके एक एक कमरे की जो फ़ोटोग्राफ ली थी वो दिखाई। उससे अंदाज़ लग गया, मतलब एक आप दिमाग में रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इनके पिताजी पड़े होंगे, यहाँ पर माता जी, इनकी बहन, कौन कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपको फ़ोटोग्राफ देख के ये अंदाज़ा हो जाता है। बेगराज जी, रामवती, गायत्री और ममता देवी, नेमचंद, तो सब कुछ सुव्यवस्थित था, जैसे कोई झगड़े का निशान नहीं था, किसी रेजिस्टेंस की बात वहाँ पर नहीं आई थी, कोई गद्दा उल्टा पलटा या सामान इधर उधर बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अलमारी उसमें से खुली हुई थी और उनके भाई ने ये बताया कि साहब अब इसमें क्या था, कोई नहीं है बताने वाला, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या था या क्या लोग यहाँ से ले गए। फिर सीओ ने बताया कि साहब सारी डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो गया है, किसी भी बॉडी पर कोई मार्क ऑफ इंजरी नहीं है, यानी नो मार्क ऑफ इंजरी ऑन डेड बॉडी, सबके लिए यही लिखा हुआ था। और 7 ग्लास कब्जे में लिए गए और सातों के अलग अलग उसको पैक में उसको सील बंद किया गया। ये भी बताया उन्होंने कि फॉरेंसिक्स वाले जब आए थे तो उनके पास ब्लॉटिंग पेपर्स की स्ट्रिप्स के बहुत ढेर सारे टेस्ट किट्स होते हैं, जिसमें जहर का भी होता है, नारकोटिक्स का भी होता है,
केमिकल्स का भी कुछ जो तुरंत इमीडिएट कोई रिज़ल्ट अगर किसी को लेना है तो इस तरह का प्रयोग करते हैं। फिर उन्होंने उसमें 5 गिलासों में जो टेस्ट किया, उस 5 गिलास में उसको जहर की मात्रा उन्होंने बताया कि सब इन 5 में जहर है और बाकी 2 में जहर नहीं है। खैर, उसकी डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस के लिए उसे फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया गया। 5 शवों में विसरा प्रिजर्व किया गया, जब कोई मार्क ऑफ इंजरी नहीं है एंड ये लिखा जाता है उसमें कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व। तो विसरा 5 डेड बॉडीज़ का प्रिजर्व कर लिया गया और फिर उसको वहाँ से केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक्स के लैब भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के 5 लोग, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं, इनकी अगर हत्या होती है तो कितनी गंभीर घटना होगी और उसको कौन कौन किस किस नज़रिए से देख रहा होगा। कहने की ज़रूरत नहीं है क्या प्रेशर रहा होगा पुलिस पे। देखिए, प्रेशर भी 5 P's से बनता है, 5 P। एक तो प्रेशर इटसेल्फ इज़ P, दूसरा पब्लिक का प्रेशर। कभी कभी इस पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है या हो जाती है और पुलिस बहुत दबाव में आती है। सो दूसरा दूसरा पब्लिक और तीसरा प्रेस अगर अपने पर आ जाती है तो एक एक चीज़ को, चाहे सही चाहे गलत, उधेड़ने लगती है और फिर उससे पब्लिक परसेप्शन पुलिस के बारे में बहुत ख़राब हो जाता है। तो फर्स्ट इज़ प्रेशर, सेकेंड इज़ पब्लिक, थर्ड P इज़ प्रेस, फोर्थ इज़ पॉलिटिशियंस। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने नफ़े नुकसान को देखते हुए इसमें धरना प्रदर्शन, मेमोरेंडम, इस तरह की बातें, बयानबाजी, ये सब करने लगते हैं और ऐसे में फिर वो तरह तरह के व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाते हैं वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या जो लोग इसमें जिस मामले को देख रहे हैं। और लास्ट है पुलिस ऑफिसर्स, यानी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, जिनके जिम्मे किसी केस के सुपरविज़न के बारे में है। DGP साहब से नीचे जो लोग हैं, भाई क्या हुआ उसमें, बोले सर अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई है, इतनी देर हो गई है, इस तरह का। और जो वरिष्ठ अधिकारी अपने विभाग का इस तरह से सवाल जवाब करता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये रोज़ की जो डांट और गुस्सा है, ये भी उस समय सभी को सहन करना पड़ रहा था। हालांकि पुलिस जो टीमें थीं वो बहुत कायदे से अपना काम कर रही थी, बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन फिर भी शुरुआती 1-2 दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। 7 की शाम को इनको मारा गया था। 8 को उसकी FIR हुई थी, 8 को घटनास्थल देखा गया था, 8 ही को पोस्टमार्टम हुआ था, 8 को ही फॉरेंसिक टेस्ट के लिए सारी चीज़ें भेजी गई थीं और कुछ नहीं हुआ। पब्लिक के हिसाब से आपने ये किया तो कहते साहब तो पुलिस का काम है, ये कौन सा तीर मार लिया, आदमी कौन पकड़ा गया, आइडेंटिफाई कौन हुआ, इस तरह की बातें पब्लिक कहने लगती है और प्रेस भी उसी तरह से दबाव बनाती है। पुलिस के सामने समस्या आई थी कि सभी लोग घर के, सबकी मृत्यु हो गई थी, कोई बताने वाला नहीं था कि कौन आया था, कौन गया था, कैसे हुआ था, क्या कारण है, कोई बताने वाला नहीं। इवन ये भी उनके भाई नहीं बता पाए कि कितना पैसा रहा होगा उस अलमारी में या कौन सा गहना रहा होगा, वो भी कुछ नहीं बता पाए। पड़ोसियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो वही जो टीमें हमेशा लगाई जाती हैं, एक सर्विलांस की टीम, एक ग्राउंड इंटेलिजेंस की टीम और एक नोन अपराधियों को सर्च करने वाली टीम, ये टीमें बनाई गई, ये सब अपना अपना काम करती रहीं। मृतक नेमचंद्र के बारे में फिर लोगों ने बताया कि ये अटमंडा रेलवे क्रॉसिंग में गेटमैन था और CDR उसकी मंगाई गई तो कोई बहुत विशेष बात इसमें सामान्य बातें निकली और बाकी सब लोग जो मृत हुए थे उन सब के मोबाइल फ़ोन उनके पास थे। तो CDR मंगाने की भी कोई जल्दी नहीं थी, हालांकि रिक्वेस्ट सर्विलांस सेल की तरफ से भेज दी गई थी। फ़ोन मिल जाता है तो उसमें नाम से सारे नंबर सेव होते हैं और किससे कितनी बात हुई है, कब बात हुई है, डेट टाइम, सब चीज़ें आप उससे फ़ोन से ही जो कॉल लॉग होती है उससे निकाल सकते हैं।
तो उस दिन में जो कॉल हुई है वो उसमें जो ज़्यादा कॉल उस बीच में हुई वो गुलशेर नामक एक आदमी की थी। गुलशेर नाम से वो फीड था, और उस दिन घटना के समय से थोड़ा पहले भी बात हुई थी और पहले भी बात हुई थी। ये थोड़ा सा संदिग्ध या थोड़ा अटपटा लगा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है। कभी कभी ट्रेन के आने जाने में जो गेट बंद होते हैं उसके बारे में पास के लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी आ रही है, 10 मिनट बाद बंद तो नहीं होने वाला है, मैं निकल रहा हूँ, गेट बंद तो नहीं हो जाएगा। गेटमैन उनसे बहुत फेमिलियर होता है और बता देता है कि नहीं साहब अभी मत आइए, 10 मिनट में फलां गाड़ी आ रही है, आप 10 मिनट बाद चलिएगा। तो इस तरह से वो, चूँकि अकेला गेटमैन का केबिन होता है, उसमें वो अकेला रहता है, तनहा रहता है। वो जंगल में भी ये केबिन होता है गेटमैन का, और भरी बाज़ार के बीच में भी, आबादी के बीच में भी होता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत दुरूह परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थितियों में ये गेटमैन अपनी नौकरी को वहाँ अंजाम देते हैं। फिर जो नाम थे उसमें जितने पड़े हुए थे, ये कहा गया कि इनको, क्योंकि उसमें चाची, मामी इस तरह से करके लिखा हुआ था, नाम भी लिखा हुआ था, तो फ़ौरन ही उसी दिन शाम को उन सभी को टेलीफोन करके बुलवा भी लिया गया। ज़्यादातर उसमें रिश्तेदार निकले, और रिश्तेदारों ने ये बताया कि अभी 10 दिन पहले इन्होंने सबसे थोड़ा थोड़ा करके, जिसकी जितनी हैसियत थी, थोड़ा थोड़ा करके उधार लिया है, ये कह के कि उन्हें कोई ज़मीन लिखानी है। और ये भी बताया था कि उनके अपने पैसे भी कुछ मिल गए हैं और थोड़ा सा उधार सबसे मिल जाएगा। तो 8 जनवरी को मैं एक ज़मीन का बैनामा कराऊंगा। बैनामा मीन्स रजिस्ट्री कराऊंगा, ख़रीदूंगा किसी से, और रजिस्ट्री ऑफिस में उस खरीद फरोख्त को रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। उन्हीं लोगों से पता लगा कि किसी से उन्होंने जिक्र किया था कि किसकी ज़मीन है ये। उस ज़मीन वाले को, जो बेचने वाला था, उसको भी बुलाया गया, और उसने ये कहा कि साहब कुल 3 लाख की का बैनामा होना था, 50,000, और उसमें जो कागज़ वागज़ में, स्टैंप में, फला में, दिखाने में जो लगता है वो और था। और ये तय हुआ था कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे वकील से बात हो गई थी, वो हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस चलेंगे, ताकि जल्दी सब प्रक्रिया, वहाँ की प्रक्रिया बहुत लंबी है, तो जल्दी सारी प्रक्रिया ख़त्म करके हम लोग वापस अपने घर को चले जाएंगे। वो जिस नंबर से, जो गुलशेर से जिस नंबर से बात हुई थी, उसकी डिटेल निकाली गई, तो ये पता लगा कि घटना वाले दिन वो बरेली से चला, मौका वारदात तक आया, और फिर 11 बजे की ट्रेन से वापस पीलीभीत से बरेली चला गया। तो ये हुआ कि पहले इसी आदमी को बुला के पूछताछ किया जाए। हालांकि नाम से अगर फीड है तो इसका मतलब वो मृतक के नोन हैं, उनको जानने वाले हैं, तो इसलिए कोई अननोन फ़ोन आया होता तो उसको देख के आदमी थोड़ा सा ठिठकता, लेकिन जैसे सबके नंबर फीड थे, गुलशेर का भी नाम और नंबर फीड था। खैर, गुलशेर को बुलवाया गया। उसने बताया कि देखिए, नेमचंद मेरा दोस्त था और हम लोग रोज़ किसी न किसी बहाने बात कर लेते थे, और जब भी मैं उससे मिलने, वो जब कभी ड्यूटी से हमारे यहाँ आता था, कुछ फल फूल ले आता, तो हम भी जब उससे मिलने आते थे तो कोई फल, मिठाई इत्यादि ले जाते थे। उसने कहा कि उस दिन हम और हमारा भतीजा गया था। भतीजे का नाम और नंबर बताया, CDR से उसको टैली किया गया, तो बिल्कुल सही बात थी। दोनों साथ साथ बरेली से निकले थे। भोजीपुरा के पास कंचनपुर है, वहाँ से निकले थे, और फिर यहाँ तक आए, बैनीपुर गांव तक, और फिर वापस वहाँ चले गए। इतना कहने के बाद लगभग यही समय ऐसा था जो FIR में लिखाया गया था, उसके पहुँचने का और फिर वहाँ से निकलने का। लेकिन वो ये बता के नहीं दिया उसने कि हुआ क्या था वहाँ पर। दाएं बाएं की बातें, इधर उधर की बातें, फलाना बातें, ठिकाना बातें। आप समझ सकते हैं कि ये इतना जानने के बाद कि ये आया था और रात ही में वापस चला गया, ये बता भी रहा है कि हाँ चले गए, CDR भी सपोर्ट कर रही है, फिर भी ये कुछ नहीं बता रहा है, तो फिर जिस चीज़ का वो पात्र था वो फिर शुरू किया गया। हार्ड था, थोड़ी देर में टूटा, और फिर टूटते ही उसने सारी बात बताई। उसका नाम था गुलशेर, सन ऑफ नबी शेर, कंचनपुर, थाना भोजीपुरा, बरेली।
तो उसने ये बताया कि साहब ये उससे कहा गया भाई पैसे गए हैं, ठीक है तुम आए थे और तुम गए थे, पैसे गए, पैसा कहाँ है। तमाम उस पर जोर आजमाइश के बाद भी उसने कहा साहब पैसा मेरे पास नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक रिकवरी नहीं होती पुलिस में किसी भी केस के, तो वो घटना का अनावरण हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि पुलिस ने साहब किसी तरह ज़बरदस्ती खोल दिया, रिकवरी तो हुई नहीं। घर की डकैती अगर पुलिस खोल के 40 लाख की डकैती में 500 रुपये बरामद करती है तो भी वो हमेशा शक की दृष्टि से देखी जाती है। तो कोई रिकवरी उससे नहीं हुई और फिर ये हुआ कि जब रिकवरी नहीं हो रही है तो इसको जेल भेज दिया जाए। 12 जनवरी को गुलशेर को जेल भेज दिया गया। अब ये हुआ कि अगर ये सारी बात उसी पर टाल रहा है, तस्लीम पे और उसके भाई उस पर, सलीम पर, तो पहले इनको गिरफ्तार किया जाए, तब शायद पूरी पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि जो उसने बताया वो इलेक्ट्रॉनिकली तो सपोर्ट कर रहा था, टाइम भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन घटना के बारे में हम कुछ नहीं जान पाए, पुलिस कुछ नहीं जान पाई। इसलिए वो कि साहब हम थे, बैठे थे और फिर हम चले गए, बाद में कोई आया होगा, दुनिया भर की बातें उसने ऐसी बताई कि जो टाइम और उसके हिसाब से सही हो रही थी। लेकिन घटना क्या हुई ये नहीं बता रहा था। उसने बताया कि हम और गए थे और वहाँ ऐसी बात हुई थी, हम लोग बैठे थे, उनसे बात करते रहे और इनसे बात हुई और नेमचंद बड़ा नेक आदमी था, इस तरह की बातें वो करते रहे। 12 तारीख को उसको जब जेल भेज दिया गया और फिर पूरे प्रयास से लगा गया कि अब अगर तस्लीम और सलीम से ही सब बातें निकलनी हैं तो इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। 15 जनवरी को दोनों एक साथ पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले आई और उनके पास से भी पूरे पैसे की जो खर्च हो गए हैं और उसका जेन्युइन उसने बताया कि हाँ इतने यहाँ खर्च हुए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए पैसे थे वो सारे पैसों की रिकवरी हो गई। अब इस बात पे यकीन हो गया कि तस्लीम और ये दोनों गए थे। फिर उनके साथ भी वही कई अध्याय में पूछताछ शुरू की गई। तीनों से पूछताछ करने के बाद पिक्चर क्लियर हो गई कि दरअसल हुआ क्या था। गुलशेर चूंकि बात करता रहता था, मित्र था, जाता भी था कभी कभी वो भी इसके पास, नेमचंद भी आता था। बातचीत में उसने ये जानकारी कर ली कि 8 जनवरी को नेमचंद कोई ज़मीन लिखा रहा है। पैसे के बारे में तो उसने पूरा नहीं बताया। उसने कहा भैया पैसा इकट्ठा हो गया है, अब हम लोग 8 तारीख की सवेरे वहाँ जाएंगे, बेचने वाला भी वहीं आ जाएगा, वकील साहब, और हम वहाँ उसको लेके चले जाएंगे। इसने पूछा कितने बजे जाना है, उनका सब 10 बजे जाना है। वकील साहब ने कहा ठीक 10 बजे चले आइएगा। तस्लीम ने कहा कि चाचा, गुलशेर से कहा कि मौका अच्छा है, चल कर कुछ करते हैं, क्योंकि इकट्ठा 4-5 लाख रुपए से कम में रजिस्ट्री नहीं होगी, इकट्ठा पैसा हम लोगों को मिल जाएगा। ये तय हुआ कि नींद वाली दवा मिलाकर दूध उसके पास ले चलते हैं 7 तारीख को, क्योंकि 8 को अगर उसे 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना है तो नेचुरली सारा पैसा वो घर पे रखेगा, क्योंकि अगर उसे बैंक से या कहीं और से लेना होता तो ये समय वो 2 बजे के बाद रखता कि साहब रजिस्ट्री के लिए हम 2 बजे के बाद आएंगे। वकील से तय कर लिया, ऑफिस के बाबुओं से तय कर लिया। इसका मतलब पैसा रात में ही रेडी करेगा और सवेरे 8-9 बजे ही वो पैसा लेके सीधे ऑफिस पहुंच जाएगा मकान की रजिस्ट्री करने के लिए। दूसरी तरफ से जो बेचने वाला है वो भी वहाँ पहुँच जाएगा और ठीक 10 बजे जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा, रजिस्ट्री का काम शुरू होगा, वैसे ही हम लोग रजिस्ट्री करा के वापस लौट आएंगे। गुलशेर ने और तस्लीम ने ये कहा कि साहब दूध में थोड़ा कीटनाशक मिला देते हैं, वो नींद की दवा मिला देते हैं, चलते हैं हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यही किया भी। 7 तारीख को वो केन में दूध लेकर गया और बताया कि नई भैंस एक मैंने ख़रीदी है, मैं सोच रहा था कि मैं तुमको नई भैंस का दूध ले आऊँ। खैर बाकी लोग खुश हुए कि चलो भाई तुमने एक भैंस खरीदी, दूध का भी काम करने लगे हो और हम बिल्कुल तुम्हारे यहाँ का दूध आया है नया, मैं पीऊँगा। तय ये हुआ था दोनों के बीच, तस्लीम और नसीम के बीच, गुलशेर के बीच, कि इसमें नींद वाली दवा मिलाएंगे।
थोड़ी देर में, आधे पौन घंटे में बातचीत करते करते सब सो जाएंगे, तब हम ये पैसे निकालेंगे। गुलशेर ने ये भी बताया कि ये देखने के लिए कि पैसा ये रखता कहाँ है। एक दिन मैंने 2000 की नोट उसको दी और उससे कहा कि नेमचंद भाई 100-100 रुपये के नोट की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारे पास अगर हो तो हमको 100-100 की दे दो। नेमचंद ने कहा अच्छा तुम बैठो, अभी हम ले आते हैं। और पीछे गया, वहाँ जिस कमरे में उसने अलमारी खोली, अलमारी हमारे ख्याल से जो टीन की जो लोहे की अलमारियाँ होती हैं, गोदरेज वाली जैसी होती हैं, वो जब आप खोलिए तो उसमें उसकी आवाज़ आती है टीन की। तो उसने देखा कि फ़लाँ कमरे से टीन की आवाज़ आई है। थोड़ी देर में वो 100-100 के नोट ले आया। गुलशेर एकदम कन्फर्म हो गया कि इसी कमरे में, जिस कमरे की तरफ से आवाज़ आई थी, इसी कमरे में अलमारी है जिसमें कैश मिलेगा। तस्लीम ने गुलशेर को ये बताया नहीं कि हमें नींद वाली गोली नहीं मिली, उसमें एक उसने बहुत ही घातक कीटनाशक मिला दिया। कीटनाशक मिला कर ले गया और ये बताया कि हमने भैंस खरीदी है, भैंस का दूध मैंने सोचा तुम लोगों को पिला दें। फ़ौरन वो लोग ले गए और गिलास ले आए उसका सबको देने के लिए और उसे गर्म कर लिया। गर्म करके ये लोग उबाल के नहीं पीते हैं, ये उबालते हैं तो ठंडा करने में ज़्यादा समय लगता है, सोने से पहले हल्का गर्म करके पी लेते हैं। तो 5 वो और 2 7 गिलासों में दूध लाया गया। गुलशेर और तस्लीम को पता था कि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है और उनको ये भी पता था कि हम वहाँ अलग अलग दूध नहीं निकाल सकते या हम वहाँ मिला नहीं सकते हैं, नहीं लोग शक करेंगे। तो उसने कहा कि देखिए भैंस वाला दूध हम लोग नहीं पीते हैं, बहुत भारी होता है, ये पचता नहीं है, पेट गड़बड़ हो जाता है, हम लोग गाय का दूध पीते हैं। और हम इसीलिए किसी को देना था, छोटे कैन में गाय का दूध भी ले आए हैं। और उस गाय के दूध को उसको निकाल के दिया, वो गर्म करके, महिला जो भी थी वो हल्का फुल्का गर्म करके ले आई। तो 5 लोगों ने वो कीटनाशक मिला हुआ दूध पिया और इसने गाय का बता के, दूध तो वही था, गाय का बता के दूसरे छोटे छोटे कैन होते हैं जो कभी कभी दूध बांटने वाले लोग एक तो बहुत बड़े बड़े कैन साइकिल पे लाद देते हैं और एक छोटे छोटे कैन होते हैं जिसमें 5 लीटर 6 लीटर या 8 लीटर तक की कैन होते हैं, वो मोटरसाइकिल पे भी साइकिल पे भी लाद के चलते हैं। तो वही 2 छोटे वाले कैन जो आजकल नए चले हैं रंग बिरंगे, वो नीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के होते हैं, तो उसी में से निकाल के और 2 गिलास दूध इन लोगों ने पी लिया और ये बताया कि ये गाय का दूध है। जब उनको दूध दे दिया तो 10 मिनट भी नहीं बीता होगा, दोनों पूरे 5 लोग जो है वो अनईजी फील करने लगे और उनको थोड़ी देर तक ये बहकाता रहा और थोड़ी देर बाद सब गिर पड़े अपने अपने बिस्तरों पे और किसी एक महिला को या दोनों को शायद उल्टियाँ भी होने लगीं। ये दोनों चचा भतीजे ये पूरा प्रोसेस देखते रहे। तब तक गुलशेर और तस्लीम उस कमरे में गए, अलमारी वहीं थी, उसको किसी रॉड से या किसी भारी चीज़ से खोल के उसमें रखा हुआ सारा पैसा निकाला। फिर वहाँ से बाहर आए। वहाँ से उन्होंने तस्लीम के भाई सलीम को फ़ोन किया कि तुम स्टेशन के पास आ जाना और वहीं जो है हम तुमको एक थैला देंगे, तुम घर लेके चलना, हम लोग ट्रेन से आएंगे। और हुआ भी यही। तस्लीम का भाई सलीम मोटरसाइकिल लेके आया, रुपयों वाला बैग किसी कपड़े में बांध के दिया था, वो उसकी मोटरसाइकिल में रख दिया गया। वो लेके वहाँ से बाई रोड बरेली के लिए गया और ये दोनों ट्रेन में बैठकर फिर वापस बरेली को पहुँच गए। सारी चीज़ें सब क्लियर हो गई थी। गुलशेर को पहले जेल भेज दिया गया था और तस्लीम और सलीम को 15 तारीख को, तस्लीम सन ऑफ दलशेर, गुलशेर का भाई है दलशेर और रेजिडेंट ऑफ खंजनपुर भोजीपुरा बरेली, ये सभी खंजनपुर गांव के रहने वाले थे। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना थी। थोड़े से पैसे के लिए 5 लोगों की जान ले ली, वो भी उनको धोखे में रख के, अपने दोस्तों को धोखे में रख के। तो यही है कहना कि किसी पे इतना ज़्यादा भी यकीन न करें कि वो जो कुछ भी कहे वो आप उसका सेवन कर लें। घटना से यही पता लगता है और ये ज़रूर है कि अपने सीक्रेट्स या अपनी बात
दोस्तों को लोग बता देते हैं, कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, लेकिन दोस्त के मन में क्या है ये पता करना मुश्किल है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।